तत्कालीन इतिहास के शासकों में हम लोग मध्यकालीन ऐतिहासिक परिचय में हम लोगों ने कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबल के शासनकाल का प्रारंभिक अध्ययन किया। खिलजी शासकों में जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खां और खुसरो खां। इसी क्रम में तुगलक वंश 1320 से 1412, गयासुद्दीन तुगलक, महमूद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के बाद अन्य समकालीन शासक। इन शासकों के शासनकाल की अगर हम बात करें कि बलबन के सिद्धांत, इल्तुतमिश के सिद्धांत, मंगोलों के आक्रमण और आक्रमणों के साथ प्रारंभिक ऐबक की उपलब्धियां। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजपूतों के प्रति जो नीति रही, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजपूतों के प्रति जो नीति रही, ऐबक ने उन विद्रोही राजपूतों की ओर ध्यान दिया जिन्होंने गौरी की हत्या से उत्पन्न स्थिति का लाभ उठाकर स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी और तुर्की राज्य को निरंतर चुनौती दे रहे थे। कलिंजर और ग्वालियर हाथ से निकल गए थे। बदायूं और फर्रुखाबाद से तुर्कों को निकाल दिया गया था। ऐबक के लिए इन राज्यों की तरफ ध्यान देना आवश्यक हो गया। ऐबक ने बदायूं पर पुनः अधिकार किया, वहाँ इल्तुतमिश को प्रशासक बहाल किया। जिन राजाओं ने कर देना बंद कर दिया था उन्हें पुनः कर वसूला जाने लगा और तुर्की सत्ता स्थापित की गई। ऐबक अपनी असामयिक मृत्यु के कारण कलिंजर और ग्वालियर पर पुनः अधिकार नहीं कर सका। 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। ऐबक का योगदान, दिल्ली सल्तनत की स्थापना के संस्थापक ऐबक ही था। यद्यपि वो छोटी अवधि के लिए सुल्तान बना, तथापि इसी बीच उसने तुर्की शासन की नींव डाल दी। गौरी के सहायक के रूप में उसने भारत में अनेक प्रदेश जीते। वस्तुतः गौरी से अधिक विजय ऐबक ने हासिल की। उसने अपने राज्य में शांति और व्यवस्था भी कायम की। अपनी दानशीलता के कारण वह लाख बख्श अर्थात लाखों का दान करने वाला के नाम से विख्यात था। उसमें राजनीतिक दूरदर्शिता भरी हुई थी। वह साहित्य और कला का संरक्षक था। हसन निजामी और फर्रुख मुद्दिर उसके दरबार के प्रसिद्ध मुस्लिम विद्वान थे। उसने 2 मस्जिदों का निर्माण भी करवाया, दिल्ली का कुवत उल इस्लाम और अजमेर का 2.5 दिन का चोपड़ा। उसने कुतुब मीनार बनवाने का कार्य भी प्रारंभ किया, परंतु उसे वह पूरा नहीं कर सका। ऐबक को प्रशासन की ओर ध्यान देने का अवसर नहीं मिला। वह सिर्फ 4 वर्षों के लिए शासक बना। इस अवधि में भी उसका अधिकांश समय तुर्की राज्य की सुरक्षा में ही व्यतीत हुआ। इल्तुतमिश और बलबन जो आगे के जो सुल्तान हुए, इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक के कार्यों को आगे बढ़ाया और ऐबक में प्रसिद्ध इस्लामिक लेखक डॉक्टर हबीबुल्लाह ऐबक की प्रशंसा में लिखते हैं और सल्तनतकालीन समकालीन इतिहासकार फरिश्ता और अबुल फजल भी ऐबक की प्रशंसा में अपने शब्दों को लिखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद सल्तनत काल में आराम शाह अगला सुल्तान बना। कुछ तुर्की सरदारों ने
आराम शाह को लाहौर में सुल्तान घोषित कर दिया और ऐबक से उसका संबंध निश्चित नहीं था। सिंध में खिलजियों ने बंगाल में विद्रोह कर दिया। आरामदाह स्थिति पर नियंत्रण करने में असमर्थ था। अतः दिल्ली के तुर्क सरदारों ने बदायूं के गवर्नर इल्तुतमिश को ऐबक का विश्वास पात्र गुलाम और उसका दामाद होने के कारण दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा। इल्तुतमिश ने दिल्ली में आकर तुर्की सल्तनत के सुल्तान के पद को हासिल किया। इल्तुतमिश का जो शासनकाल रहा 1210 से 1236, इल्तुतमिश या अल्तमश दिल्ली के प्रारंभिक सुल्तानों में प्रमुख स्थान रखता है। वह इल्बरी तुर्क था। इल्बरी जाति के सरदार होने के कारण उसे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा एक दास के रूप में खरीदा गया तथा महमूद बिन गोरी ने पहली बार उसे अपने दास के रूप में सम्मिलित किया। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शीघ्र ही इल्तुतमिश का विश्वास पात्र होने तथा उसे सर जानदार शाही अंगरक्षकों का सरदार उसे नियुक्त किया। इल्तुतमिश की प्रशासनिक क्षमता से प्रभावित होकर कुतुबुद्दीन ने उसे अन्य प्रशासनिक पद भी सौंपे। उसे अमीर शिकार, ग्वालियर नगर का अमीर, ग्वालियर बरन और बदायूं में इक्तेदार के रूप में उसको स्थापित किया। सुल्तान मोहम्मद गोरी ने जिस समय खोखरा के विरुद्ध अभियान किया था, उस समय में इल्तुतमिश ने असाधारण प्रतिभा का परिचय देते हुए अपनी योग्यता को दर्शाया तथा मोहम्मद गोरी उसकी वीरता से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे दासता से मुक्त कर दिया। 1205 में इल्तुतमिश ऐबक की दासता से मुक्त हुआ तथा उसे बदायूं का प्रशासक नियुक्त किया गया और ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह भी इल्तुतमिश से कर दिया। इल्तुतमिश का राज्यारोहण। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात तुर्क अमीरों ने आराम शाह को गद्दी पर बिठाया। चूंकि आराम शाह एक वैध उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए उसे अभी तुर्क अमीरों की निष्ठा प्राप्त नहीं हुई थी। इस स्थिति में तुर्क अमीरों ने कुछ तुर्क अमीरों और अधिकारियों की राय से इल्तुतमिश को बदायूं से शीघ्र दिल्ली पहुंचने का निमंत्रण भेजा और दिल्ली में इल्बरी वंश का शासन प्रारंभ हुआ, क्योंकि कुतुबुद्दीन के बाद उसका जो वैध अधिकारी था वह इल्तुतमिश को बनाया गया। इल्तुतमिश की समस्याएं। यद्यपि इल्तुतमिश बिना किसी विशेष कठिनाई के सुल्तान बना था, तथापि उसके समक्ष अनेक कठिनाइयां थीं। नव स्थापित राज्य को मंगोल आक्रमणों का भी खतरा था। इल्तुतमिश की आंतरिक स्थिति भी असंतोषजनक थी। तुर्क अमीरों का एक वर्ग इल्तुतमिश का विरोधी भी था। राज्य की आंतरिक स्थिति भी चिंताजनक थी। प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। नव संस्थापित तुर्क की सल्तनत विनाश के कगार पर खड़ी थी और इस स्थिति में उसका वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को ही माना जाता है। इल्तुतमिश ने अपने 26 वर्ष के सल्तनत के काल में 1210 से 1236 के मध्य सर्वप्रथम
अपनी स्थिति को दृढ़ किया 1210 से 1220। दूसरा उसका प्रमुख कार्य मंगोल आक्रमणकारियों से राज्य की सुरक्षा करना 1221 से 1227। और तीसरा अपनी शक्ति का विस्तार करना 1228 से 1236। इल्तुतमिश द्वारा अपने प्रतिद्वंदियों का दमन, यल्दूज का पतन। सुल्तान बनने के साथ ही इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम अपने प्रतिद्वंदियों से निपटने की योजना बनाई। इल्तुतमिश के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती यल्दूज की थी। मध्य एशिया में ख्वारिज्म के बढ़ते प्रभाव से यल्दूज को गजनी पर अधिकार बनाए रखने में कठिनाई हो रही थी। इसलिए उसने दिल्ली की ओर अर्थात इल्तुतमिश के द्वारा स्थापित किए गए इल्बरी वंश या दिल्ली सल्तनत की ओर उसने अपना प्रभाव जमाने का प्रयास किया। तत्पश्चात यल्दूज पंजाब से थानेश्वर तक के प्रदेश पर अधिकार कर दिल्ली विजय की योजना बनाने लगा। यह स्थिति इल्तुतमिश के लिए अत्यंत घातक थी। यल्दूज को रोकने के लिए वह दिल्ली से आगे बढ़ा। 1215 से 1216 के मध्य तराइन के युद्ध में यल्दूज पराजित हुआ और उसे बंदी बनाकर कैद कर लिया गया।